गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार आप सभी को जिला शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री 12th क्लास की जो थर्ड चैप्टर था उसमें हम गैल्वेनिक सेल के बारे में चर्चा कर रहे थे। गैल्वेनिक सेल के बारे में बनावट, उसकी कार्यविधि, ये सब हम चर्चा कर रहे थे। फिर से एक बार उसको समझाते हैं। आज हम सीखेंगे गैल्वेनिक सेल का IUPAC रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, अर्ध सेल कैसे होता है, उसमें दो अर्ध सेल होता है, सेल अभिक्रिया क्या होती है, ये सब सीखेंगे। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में सीखेंगे, मानक अपचयन विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज का ये सारा टॉपिक रहेगा जो डिस्कस किया जाएगा बारी बारी से। एक बार सीखते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में। हम इसके पहले वाले वीडियो में और डिस्कस कर चुके हैं, गैल्वेनिक सेल के बारे में अच्छी तरह से बता चुके हैं। एक बार ओवरव्यू देखते हैं। इसमें दो खंड हुआ करता था, एक का नाम था बायां खंड, लेफ्ट साइड है, और एक है दायां खंड, तो राइट साइड है। तो इसको हम एल लिख देते हैं। एल का मतलब हो जाएगा क्या? तो एल का मतलब हो जाएगा आपका, एल का मतलब होगा आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, और आर का मतलब हो जाएगा क्या? राइट साइड हो जाएगा। तो दो खंड होता है, एक बायां साइड होता है, एक दायां साइड होता है। अब गैल्वेनिक सेल बहुत बहुत टाइप के हो सकते हैं। इसके अंदर जो केमिकल डाला जाएगा उसके आधार पे इसका नाम बदल जाएगा। तो गैल्वेनिक सेल ओवरऑल सभी को कहेंगे। तो हम किसी एक को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो हमने बताया था, इसका एक उदाहरण देख लीजिएगा, डेनियल सेल। कौन सा? डेनियल सेल। हालांकि आप ये क्लास 11th में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आगे उससे आगे का पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं। तो डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है। और ये डेनियल सेल कब बनेगा? जब इसके अंदर जो घोल होगा वो जिंक सल्फेट का घोल भरा जाएगा बाएं खंड में, और कॉपर सल्फेट का घोल भरा जाएगा दाएं खंड में, और जिंक इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाएगा बाएं खंड में, कॉपर इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाएगा दाएं खंड में। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से अगर व्यवस्था हो गैल्वेनिक सेल में, जिसमें दो तरह का विलयन लिया जाएगा, एक विलयन हो जाएगा आपका आपका ZnSO4 और CuSO4, तो इसे हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? अब आप आगे चलकर देखेंगे कि ये जो घोल है जिसका नाम है जिंक सल्फेट, अब ये आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे हम उसको जिंक सल्फेट नहीं लिखेंगे, हम उसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए ZnSO4 है, इसको तोड़ेंगे तो दो हिस्सा में टूटेगा। एक टूटेगा Zn2+ और एक टूटेगा SO4 2-। ये कॉमन है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो इसको हटा दिया जाता है। मेन यहाँ जो धातु वाला टर्म होगा, जो यहाँ धातु डूबा होगा, उसी के साथ वाला जो धातु होगा उसी को लिया जाएगा। इसका मतलब ये हम बोल रहे हैं कि इसमें इतना बड़ा लिखा रहेगा, तो आगे चलकर हम ये हटा देंगे, और आगे चलकर यहाँ पर केवल क्या लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा। तो यहाँ लिखा रहेगा Zn2+। क्या लिखा रहेगा? Zn2+ करके लिखा रहेगा, और एक्वस लिखा रहेगा। एक्वस का मतलब होता है जो जलीय होगा, विलयन होगा। ठीक है ना? उसी तरीका से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn CuSO4 था, तो केवल क्या लिखा जाएगा? Cu2+ लिखा जाएगा, और यहाँ A और Q लिखा जाएगा। इस तरीका से ये भी एक तरीका है डेनियल सेल का बताने का, जहां पर ZnSO4 को हम हटाकर केवल Zn2+ लिखे हैं, वैसे ही CuSO4 को हटाकर केवल कॉपर 2+ करके लिखेंगे। साथ में यहाँ एक्वस लिखा रहेगा। ठीक है? और चूंकि ये ठोस है इसीलिए यहाँ S लिखा रहेगा। S का मतलब होता है सॉलिड। ये ठोस है, ठोस है कॉपर का, इसलिए यहाँ क्या लिखा रहेगा? S लिखा रहेगा। ठीक है? ये नोटेशन बता रहे हैं। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम बताए थे एक लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। अब लवण सेतु क्या है ये हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार बताएंगे आपको कि एक यू प्रकार का नली होता है जो बाएं खंड को और दाएं खंड को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है? ये इसका मोटा मोटी था। उसके बाद जैसे आप इसके जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ते हैं, तो ये देखा गया था कि इसमें विद्युत धारा क्या होता था? प्रवाहित होता था। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता था ये हमने पहले चर्चा कर चुके थे। एक बार और आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये था गैल्वेनिक सेल का पूरा, ये बताया गया था कि कैसे कैसे होता है। ठीक है ना? जब जोड़ा गया था तो इसमें ये 3 परिवर्तन हुआ था। जब गैल्वेनोमीटर में देखा गया था विक्षेपण, तो उसके लिए ये बाएं बीकर में Zn2+ की सांद्रता क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, और बाएं खंड में
कॉपर 2 प्लस की सांद्रता क्या हो रही थी, घट रही थी। और साथ ही साथ ये देखा गया था जिंक इलेक्ट्रोड पतला हो रहा था और कॉपर इलेक्ट्रोड क्या हो रहा था, मोटा हो रहा था। और गैल्वेनोमीटर में क्या होता था, विक्षेपण दर्शाता था। ये क्यों हुआ था, कैसे करंट फ्लो करता था, इसके लिए ये निष्कर्ष निकला था। निष्कर्ष क्या निकला था कि जिंक जो है, जो रॉड था जिंक रॉड, वो टूट रहा था किस में, तो वो टूट रहा था Zn2 प्लस में। तो ये जो जिंक का रॉड है, ये कुछ समय बाद ये टूट रहा था। किस रूप में टूट रहा था, तो Zn2 प्लस में। फिर टूट जाता था Zn2 प्लस में। यानी ये धीरे धीरे टूट रहा था। तो यहाँ जो है संख्या, ये जो Zn2 प्लस है, इसकी संख्या दिन पर दिन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि ये टूट रहा है। और टूट के किस में बदल रहा था, तो Zn2 प्लस में बदल रहा था। इसलिए इसकी संख्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी Zn2 प्लस की। और जाहिर सी बात, ये टूटेगा तो धीरे धीरे ये क्या होगा, पतला होगा। ये धीरे धीरे पतला होगा। यहाँ क्या हो रहा था, तो यहाँ ये जो Cu2 प्लस था, ये जाकर इसमें चिपक रहा था। यहाँ पे जाके क्या हो रहा था, निक्षेपित हो रहा था, जमा हो रहा था। तो धीरे धीरे इसके अंदर Cu2 प्लस की संख्या घट रही थी और ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, मोटा हो रहा था। ये दो तीन बातें जो है, ये अभी यहाँ लिखा हुआ था इसके बारे में, ठीक है ना। जिंक जो है वो टूट कर Zn2 प्लस में बदल रहा था और Cu2 प्लस बदल रहा था कॉपर में, ठीक है ना। अब Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसके कारण से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रही थी, निकल रही थी। इसमें दो इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या हो रहा था, आ रहा था। कैसे आ रहा था, तो ये जो जिंक है, देखिए ध्यान से, बैलेंस करना हम पहले भी बताए थे। ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कुछ देर के बाद टूट रहा है। किस में टूट रहा था, तो Zn2 प्लस में, ठीक है ना। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। यहाँ कितना है, 2 प्लस है। इसको भी जीरो बनाने के लिए -2 करना पड़ेगा। तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो जिंक टूट रहा था Zn2 प्लस में, तो साथ में क्या दे रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहा था। यही 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाता था, इधर से इसे कनेक्ट होकर, इधर से होते हुए यहां पहुंचता था। और यहां पर ये जो कॉपर है, ये क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता था और ये बन जाता था कॉपर में, ठीक है ना। तो ये घटना जो है, इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। कैसे, तो पहले भी बता चुके हैं। किसी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, निकलता है, तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहां ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम एनोड कहते हैं। ये हम इलेक्ट्रोलाइसिस में, इसी चैप्टर में शुरू के क्लास में सीख चुके हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है। जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन जहां होता है, उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये हो गया आपका कैथोड हो गया, क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रहा था कॉपर का, ठीक है। ये एनोड हो गया, क्योंकि यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ये एनोड, कैथोड हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो यहां से निकलते वक्त माइनस चार्ज अगर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। तभी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर होते हुए यहाँ पहुंच रहा है। तो अगर यहाँ प्लस है, तो यहाँ कौन सा चार्ज होगा, माइनस होगा। यानी इसमें गैल्वेनिक सेल में, डेनियल सेल में अगर हम बात करें, जहां आप जिंक और कॉपर लेके करा रहे हैं रिएक्शन, तो यहाँ ये पता चल गया कि जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन होता है, उस पर एनोड, उसको एनोड कहते हैं, और वो नेगेटिव होता है। अगर हम कॉपर वाला की बात करें, तो ये कैथोड होता है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होता है, और ये प्लस होता है। यही बात यहाँ पर आपको लिखा गया है निष्कर्ष के रूप में, जो कि बारी बारी से लिखा गया है। तो आपको हम बताए थे कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल कहेगा, तो 5 मार्क्स में ये सब पढ़ लीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, एक डायग्राम बना दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिएगा कि विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है, तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, उसके विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होता है,
करंट प्रवाहित होता है। तो जिस दिशा में विद्युत इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो करेगा। यानी कॉपर से करंट निकलकर किसके तरफ जाएगा? जिंक इलेक्ट्रोड के तरफ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा क्या? गैल्वेनिक सेल, जिसमें उदाहरण के रूप में हमने आपको बताया कि इसको डेनियल सेल से समझिएगा। अब अगर हम यहाँ पर अगर चेंज कर दे, जिंक के जगह पर हम कुछ और ला दें, पीबी ला दें, एजी ला दें, मतलब सिल्वर वाला घोल ला दें, है ना, लेड वाला घोल ला दें, और भी एसएन वाला, टीन वाला ला दें, अलग अलग घोल लाएंगे तो उसका नाम अलग अलग होगा, डेनियल सेल नहीं कहलाएगा। डेनियल सेल के लिए यहाँ जिंक का घोल होना चाहिए, जिंक सल्फेट का, और यहाँ कॉपर सल्फेट का होना चाहिए। तो डेनियल सेल का सिंपल सा हमने उदाहरण से समझा कि किस तरह से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। अब आज के बाद कोई भी गैल्वेनिक सेल बनाना हो तो 2 बीकर बना दिया जाएगा। सिंपल से इस तरीका से बीकर बनाएंगे, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड डुबाएंगे। अब ये इलेक्ट्रोड क्या चीज का बना होगा, ये तब डिसाइड होगा जब यहाँ घोल भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसी धातु का बना होगा ये इलेक्ट्रोड, जो यहाँ पर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ लेते हैं PbSO4 का घोल लेते हैं, विलयन लेते हैं, तो ये जो रॉड होगा ये क्या चीज का बना होगा? पीबी का बना होगा। ये हम बता रहे थे। मान लीजिए यहाँ लिया जा रहा है AgNO3 का, तो जाहिर सी बात है ये जो रॉड होगा वो किसका बना होगा? Ag का, यानी सिल्वर का बना होगा, ठीक है। इसको हम डेनियल सेल नहीं कहेंगे, इसको हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे, ठीक है। अब इनको आपस में किससे जोड़ा जाएगा? लवण सेतु से जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये नाम है लवण सेतु। अभी इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। जैसे आप इसको वायर से जोड़िएगा ना, तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। करंट कैसे फ्लो करेगा? तो देखिए ये जो टर्म है इसको तोड़िएगा तो ये बनेगा Pb2+, SO4 हटा देते हैं। इसको जब तोड़िएगा तो ये बनेगा आपका Ag+ बनेगा। क्या बनेगा? Ag+ बनेगा। केवल इसी से लेना देना है, NO3 को छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो Pb है ना, ये टूटना शुरू करेगा, इसके अंदर ही टूटेगा। किस रूप में? Pb2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा टूटेगा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, यहाँ पहुंचेगा। जैसे यहाँ पहुंचेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करके क्या बनाएगा? Ag। ये Ag यहाँ जमा होना शुरू कर जाएगा, यहाँ पर जमा होगा, ठोस के रूप में जमा होगा, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ से इसे फ्लो करेगा, इस तरह से प्रवाहित होगा, तो विपरीत दिशा में करंट क्या होगा? प्रवाहित होना शुरू कर जाएगा। जब तक यहाँ सांद्रता बना रहेगा इन दोनों विलयनों का, तब तक क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो हर बैटरी का एक लाइफ होता है, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 3 साल, है ना, अलग अलग बैटरी का। उसमें यही देखा जाता है कि इसके अंदर कितना सांद्रता का भरा गया है। जितना ज्यादा सांद्रता वाला भरा जाएगा उतना लाइफ उसका ज्यादा होगा, है ना। ये खत्म हो जाएगा, Ag खत्म हो जाएगा तो ये बैटरी डेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोई भी बैटरी का होगा, आगे चलकर देखेंगे, अलग अलग टाइप का होगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब आता है सॉल्ट ब्रिज, जो जो ये वाला था, इसके बारे में यू प्रकार का एक नली था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका एक अहम रोल है, आप देख सकते हैं बायां और दायां दोनों खंड को आपस में जोड़ रहा है ना। ये पहला काम इसका है जोड़ने का, ठीक है ना। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक यू प्रकार की नली है। याद रखिएगा, एक यू प्रकार की क्या होती है नली होती है, ठीक है ना। इसके अंदर भी एक विलयन भरा जाता है जिसका इक्वल आयनिक मोबिलिटी होता है। यानी मान लीजिए हम एक विलयन भरते हैं KNO3, तो इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, बनेगा K+ और बनेगा क्या? NO3-, ठीक है। इसको बोलेंगे केटायन, इसको बोलेंगे एनायन, ऋणायन और धनायन बोलेंगे। इन दोनों का गति बराबर होना चाहिए, एक समान रूप से गति करता हो। ऐसा नहीं हो कि प्लस वाला बहुत तेजी में चलने लगे और माइनस वाला धीरे धीरे चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की गति क्या हो? बराबर है, बराबर होना चाहिए। तो इसी प्रकार का कोई भी घोल लीजिए जिसमें केटायन और एनायन ये दोनों की गति बराबर हो, वैसे ही घोल को इसके अंदर भरा जाएगा। क्लियर है? तो हम एक एग्जाम्पल बताए हैं,
ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, KNO3 होता है, ठीक है ना। KNO3 का याद रखिएगा कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरा जाता है, ठीक है। समान गतिशीलता वाले, इक्वल मोबिलिटी वाला घोल भरा रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। घोल के आपस में ना मिलने के कारण से, मान लीजिए कि इसके अंदर से घोल है, चिपचिपा सा है, वो चीज यहाँ अंदर नहीं गिरे, इसीलिए इसको कॉटन से बंद कर दिया जाता है, कॉटन से बंद किया जाता है। तो लवण सेतु क्या है, ये 2 नंबर आपसे पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक यू प्रकार की नली होता है जो बाएं और दाएं खंड को आपस में जोड़ता है, इसके अंदर एक समान गतिशीलता वाले घोल को भरा जाता है, ठीक है। अब इसकी कार्य, ये अलग से 2 नंबर में पूछेगा आपसे कि ये इसकी कार्य बताइए, सॉल्ट ब्रिज का, लवण सेतु का कार्य क्या है, सेतु का कार्य क्या है। तो 2 किनारे को जोड़ना होता है, तो एक तो बायां और दायां खंड को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। तो पहला काम क्या हो जाएगा, ये दाएं और बाएं दोनों डब्बे को, खंड को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 3 है, याद रखिएगा, 2 लिखने को कहता है, आप तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, ये सर्किट को पूरा करता है। करंट फ्लो करने के लिए एक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट सर्किट रहेगा तो करंट फ्लो करेगा, कहीं पे कट जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करता है। चूहा वगैरह तार काट देता है तो क्या होता है, बल्ब नहीं जलता है, देखे होंगे आपके, पंखा नहीं चलता है, तो सर्किट क्या हो जाता है, कट जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, जोड़ना पड़ता है, जैसे आप जोड़ेंगे फिर करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो करंट तभी फ्लो करता है, विद्युत धारा तभी प्रवाहित होता है जब सर्किट क्या हो, कंप्लीट हो। तो ये जो लवण सेतु है, अगर ये नहीं रहता तो ये दोनों आपस में कनेक्ट ही नहीं रहते, इस वायर के जरिए तो होते, लेकिन एक सर्किट कंप्लीट नहीं होता इस तरीका से। तो ये दूसरा इसका काम है कि ये परिपथ को पूरा करता है, सर्किट को क्या करता है, पूर्ण करता है। और तीसरा काम इसका ये है कि ये दोनों खंडों में आयनिक जो होता है, आयनों की ये न्यूट्रल करके रखता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज करके रखता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखता है, ना किसी में आवेश ज्यादा ना किसी में कम होने देता है। चूंकि इनके पास भी क्या होते हैं, खुद के आयंस आपको दिख रहे होंगे, इनके खुद के पास आयंस है। तो अगर कहीं पे माइनस वाला आयंस की कमी हो रही है तो ये खुद माइनस वाला प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर माइनस वाला क्या आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के भी रखता है। तो लवण सेतु के कार्य हमने समझा दिया, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब 2 आपने देखा था कि इसके अंदर 2 खंड होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। बार बार तो हम यही बना रहे थे डायग्राम, एक होता है बाएं साइड, लेफ्ट साइड, और एक होता है राइट साइड, ठीक है। अब हम ये रिएक्शन सीखने जा रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल में कैसे अभिक्रिया होती है। हम डेनियल सेल के एग्जाम्पल में बताएंगे, लेकिन आप किसी भी सेल का आप सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, अर्ध सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, वो चीज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने होते हैं इसके अंदर, 2 खंड होते हैं, 2 खंडों में अलग अलग अभिक्रिया होती है, ठीक है। डेनियल सेल में कितने खंड होते हैं, या गैल्वेनिक सेल में 2 खंड हुआ करता था। तो एक बार और बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से इसका सवाल पूछा जाता है। ये बायां खंड है, लेफ्ट है, और ये दायां खंड है, राइट है। इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता था, ZnSO4 का घोल भरा रहता था। इसके अंदर क्या भरा रहता था, CuSO4 का घोल। फिर हमने बताया कि इसको तोड़िएगा तो ये बनेगा Zn2+, इसको तोड़िएगा तो ये बनेगा Cu2+, बाकी SO4 को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक रॉड भी डूबा रहता था, जो क्या चीज का बना होता था, जिंक का, जिसका नाम क्या था, एनोड, ठीक है ना। तो यहां पर एक अभिक्रिया होगा, ठीक है, किस पर, एनोड पर। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हम लिखेंगे, ये 2 खंड है, ये बायां है, तो इसको क्या लिखेंगे, बायां, है ना, बायां अर्ध सेल अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, इस तरीका से लिखा रहेगा, ठीक है, बायां अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है ना। लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। तो हाफ सेल रिएक्शन 2 प्रकार का होगा, एक बायां खंड में होगा, एक दायां खंड में। तो अर्ध सेल अभिक्रिया कितना होगा, 2 होगा, एक कहां पर होगा, बायां में, और एक कहां होगा, दायां में, एक कहां होगा, दाएं साइड में। तो जो बायां खंड में होता है उसको हम
ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीकरण, या इंग्लिश में कहें ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और जब हम दाएं खंड में जाएंगे तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ करता था, याद है आप लोग को, तो इसका नाम हो जाएगा रिडक्शन। क्या नाम हो जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है ना। अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया, पूरा नाम बता रहे हैं। तो दो प्रकार का आप कह सकते हैं कि क्या होता है, रिएक्शन होता है। एक का नाम होगा क्या, तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो बाएं खंड में क्या हुआ करता था, तो बाएं खंड में एक जिंक इलेक्ट्रोड था जो टूटता था, किस रूप में, Zn2+ में। यही लिख देंगे, तो Zn जो है वो टूट रहा था Zn2+ में, और कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। ये आप देख सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्यों ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाया जा रहा है, 2, 1, 3, चाहे जितनी मर्जी इलेक्ट्रॉन हटाइए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम से हटाते हैं तो इस अभिक्रिया का नाम होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बाएं खंड में हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया कहा जाता है। उसी तरीके से अगर दाएं खंड में जाइएगा तो वहां पर अर्ध सेल अभिक्रिया जो होगा वो अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपचयन अर्ध, है ना, सेल अभिक्रिया, जैसे वहां लिखा गया है। अब यहाँ क्या हुआ करता था, तो आपको याद होगा, यहाँ पर कॉपर 2+ था और एक इलेक्ट्रॉन डूबा रहता था, कॉपर का ही बना रहता था, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, कॉपर के पास आएगा और इसको न्यूट्रल कर देगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2+ और 2- मिलके क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, इसीलिए इसका नाम रिडक्शन होगा, अपचयन होगा इसका नाम, ठीक है। कहाँ होता है, तो दाएं खंड में होता है। बाएं खंड में ऑक्सीडेशन, दाएं खंड में क्या हो जाता है। तो आप दो प्रकार का इसमें अभिक्रिया देखा आपने, बैटरी के अंदर 2 खंड होता है, तो एक खंड में ऑक्सीकरण हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अपचयन और क्या, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप कह सकते हैं 2 अभिक्रिया हैं, अलग अलग है, इन्हीं को हम कहते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। क्या कहते हैं इनको, अर्ध सेल अभिक्रिया। तो बायां कक्ष में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखिए इस तरीका से ऑक्सीकरण हो रहा है। दाएं खंड में क्या होता है, अपचयन होता है, इस तरीका से अपचयन हो रहा है। इन दोनों अभिक्रियाओं को जब आपस में जोड़ दीजिएगा तो ये सेल अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल अभिक्रिया। आप जोड़ते कैसे हैं, देखिए ये हम आपको अलग से रिएक्शन करके दिखाएं, ये अलग से। एक बात और, जब ये प्लस माइनस में रहेगा तो एक्वस रहेगा। क्यों एक्वस रहेगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर का चीज है, और जो अकेला रहेगा उसको एस सॉलिड बोला जाएगा, सॉलिड के अंदर होगा। ये देखिए आप इसको क्या बोलते हैं, ये एक्वस लिखा जाएगा, यानी ये बिलियन है। ये क्या है, एक्वस है, बिलियन है, इसी से ये बना है, इसीलिए यहाँ एक्वस लिख दिया जाएगा। इसी से ये मिला है, इसीलिए एक्वस लिखा जाएगा। इसका मतलब जो हम आपका रिएक्शन बता रहे थे उसमें और अगर सुधार करना चाहें तो क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ होता है, ये बाएं साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। क्या था, Zn2+, Zn था, क्या था, Zn था। ये टूट रहा था, किस रूप में टूट रहा था, तो ये सॉलिड था। ये टूट रहा था किस में, तो Zn2+ के रूप में, और एक्वस लिख देंगे, और क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ठीक है ना। अब आएगा कैथोड की अगर बात करें, कैथोड कहाँ होता है, दाएं साइड में होता है। क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। कैसे होता है रिडक्शन, तो यहाँ कॉपर 2+ था, क्या था, कॉपर 2+, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ेंगे, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड बनेगा। ये एक अर्ध सेल अभिक्रिया है, ये एक अर्ध सेल अभिक्रिया है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड,
ये जो एरो दिख रहा है ना, इसको इक्वल का साइन मानिएगा, बराबर का चिन्ह मानिएगा। तो बराबर के इधर वाले बराबर को इधर वाले जोड़ देंगे और बराबर के इस साइड वाले को आपस में जोड़ेंगे। बस ध्यान ये रहे कि इलेक्ट्रॉन को काट देना है, इलेक्ट्रॉन को बराबर होना चाहिए और काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे देखिए एरो के इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इस अभिक्रिया में देखिएगा तो एरो के पहले कितना है, 2। मतलब इस तरह से समझिए कि ये इक्वल साइन है, इस तरफ मान लीजिए 2x है, इस तरफ 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वही करना है आपको, इलेक्ट्रॉन को काटना है। ये कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन एरो की एक ही तरफ नहीं होंगे, एक रिएक्शन में इस तरफ होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन होता है और एक में पहले होगा। अगर दोनों एक तरफ लिख दिए इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको काटा जाता है। मान लीजिए ये अभी तो बराबर है, देखिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ कितने हैं, 2, तो इसको काट दीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। अच्छा, उसके पहले इसको पहले हम काट के सॉल्व करके दिखाते हैं और जब बराबर नहीं रहेगा उसको अलग से बताते हैं। देखिए यहां से शुरू करेंगे, ये इक्वल साइन के पहले क्या लिखा हुआ है, Zn ब्रैकेट में S, S का मतलब ठोस, इसके पहले अब और कुछ नहीं है। अब नीचे आएंगे, यहाँ एरो के पहले क्या दिया है, Cu दिया है, ये एक्वस रहेगा एक्चुअली में, ठीक है, प्लस वाला रहेगा एक्वस, तो प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, और तब ये लिख देंगे पूरा, तो लिखेंगे कॉपर 2+ और क्या लिखेंगे, एक्वस, ठीक है। ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए, इलेक्ट्रॉन को काट दिए, तो बचा क्या, एरो, तो एरो देंगे। एरो के बाद फिर यहाँ पहुंचेंगे तो ये पूरा टर्म दिख रहा होगा, ये लिख देंगे, क्या नाम है, Zn 2+ एक्वस, ठीक है, ये पूरा लिख दिए। इलेक्ट्रॉन तो कट गया, नीचे आएंगे तो क्या दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है, कॉपर S लिख देंगे। ये जो आपने लिखा ये पूरा बैटरी का रिएक्शन है, किसी भी सेल का, डेनियल सेल का अगर बात करें तो यही रिएक्शन होता है, उस बैटरी के अंदर यही रिएक्शन होता है जिसके जरिए विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो डेनियल सेल के अंदर पूरा रिएक्शन पूछेगा तो ये, आपसे पूछेगा एनोड वाला रिएक्शन तो ये, कैथोड वाला रिएक्शन ये दोनों अलग अलग हो रहे थे, जब आपस में जोड़ेंगे तो इसका नाम होता है सेल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया कहते हैं, या संपूर्ण सेल अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो सेल अभिक्रिया हम एक चर्चा कर रहे थे कि जब ये इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो तो क्या किया जाए। मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ऐसे इस तरह से अभी बहुत सारा सवाल हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सेल अभिक्रिया लिखने का। उसके पहले आपको हम समझाते हैं कि मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो, और इस स्थिति में जब देखिएगा तो ये कटेगा नहीं, है ना, कुछ कुछ ऐसा ही, जैसे मान लीजिए यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, ये कटेगा नहीं, और काटना एकदम नेसेसरी है, हटाना तो नेसेसरी है, इलेक्ट्रॉन को हर हाल में हटाना है। तो आप एलसीएम पढ़े होंगे, आप ऐसे क्लास 10th में आप पढ़े हैं, इक्वेशन जब सॉल्व किया जाता है तो एगो x और y को काटा जाता है, कुछ उसी तरह का चीजें हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों को एक ही नंबर बनाना है ताकि कट जाए, या तो इसको 1 बना दीजिए या तो इसको 2 बना दीजिए, है ना, यही ना काम है। इसको 1 बनाने के लिए 1/2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कौन सा आसान होगा, जो आसान होगा। जैसे इसको अगर हम 2 बना दें तो 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 1 बनाने के लिए 1/2 से गुना करना पड़ेगा, मुश्किल है, तो हम इसको 2 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 2 से। जब 2 से इसको गुना कीजिएगा ना तो ये तो 2 बन जाएगा, लेकिन ये सब मुंह फुला लेगा कि है उहे एगो दुलरुआ बा, वही एगो दुलरुआ है, उसी को गुना कीजिएगा, हम लोग कहाँ से आए हैं। इसका मतलब जब भी गुना कीजिएगा तो सबको गुना करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में सबको गुना कर दीजिएगा, जितना भी अंक से गुना कर रहे हैं ना, तो केवल इलेक्ट्रॉन को नहीं करना है, सबको करना है। तो जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, 2, ये भी क्या बन जाएगा, 2, ये भी क्या बन जाएगा, 2। अब इसको क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। और भी अलग अलग टाइप के सवाल आएगा तो उसमें हम बताते रहेंगे किस तरह से इक्वल किया जाता है सेल अभिक्रिया का, ठीक है ना। तो ये था आपका सेल अभिक्रिया, जिसको कहते हैं कुल सेल अभिक्रिया, या इसी को ओवरऑल सेल रिएक्शन कहते हैं। वही रिएक्शन है जो हमने आपको थोड़ा देर पहले लिखा हुआ था, ये छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है, हमने थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जब भी आप डेनियल सेल बनाइएगा, गैल्वेनिक सेल बनाइएगा, ध्यान से देखिए, आप सबसे मुश्किल वाला बात बताने जा रहे हैं। एक इतने बड़े डायग्राम को एक लाइन में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि जब भी आप सवाल बनाएंगे
तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और इस तरह के डायग्राम बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया आईयूपीएससी के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, कि इसको ऐसे ना बनाएं, तो उसको एक लाइन में लिखा जाए। देखिए ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, ये जिंक का बना हुआ था, ये सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर एक घोल भरा रहता था जिसका नाम ZnSO4 था, लेकिन हमने बोला उसको लिखिएगा Zn2 प्लस एक्वस लिखिएगा। क्या हुआ करता था, ZnSO4 तोड़िएगा तो क्या बनेगा, Zn2 प्लस और क्या बनेगा, SO4 2 माइनस। इस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, प्लस वाला लेंगे। चूंकि ये घोल है, जलीय विलयन है, इसीलिए AQ लिखा गया है, जलीय लिखा गया है ना। ये इस तरह से नहीं है, ये वाला चीज था, लेकिन छोटा करके लिखा जाता है। फिर आगे आता है लवण सेतु। क्या आता है, लवण सेतु। फिर यहाँ पर एक घोल भरा रहता था, याद होगा आपको, कौन सा घोल हुआ करता था, CuSO4। तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Cu2 प्लस और क्या बनेगा, SO4 2 माइनस। इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें मतलब है। तो यहाँ पर होगा क्या, Cu2 प्लस, इसको भी हम एक्वस लिखेंगे क्योंकि ये घोल है। ठीक है, इसके बाद जाइएगा तो ये जो है कॉपर है और ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। अब इतने बड़े डायग्राम को एक लाइन में कैसे लिखा जाता है, ये आपको हम समझा रहे हैं। एक बार ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कहां से चलेंगे, बाएं तरफ से चलेंगे। ये थोड़ा अलग नियम है, हम लोग अक्सर दाहिने तरफ से कोई काम करते हैं, शुद्ध होता है। यहां पर कैसे करेंगे, बायां, बाएं तरफ से शुरू करेंगे। पढ़ाई लिखाई बाएं तरफ से होता है। शुरू करते हैं यहां से। देखिए कौन सा चीज बता रहे हैं, आईयूपीएससी प्रदर्शन बता रहे हैं, किसका, आपका गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल का आईयूपीएससी में ये हटाकर कैसे लिखा जाता है, देखिए ये शुरू करेंगे यहां से, दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है ZnS लिखा हुआ है, ये वाला है, किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। अब जब आप जाइएगा यहां पर तो ये किस अवस्था में है, एक्वस है, जलीय है, ये जल वाला घोल है। अभी ये लिखे हैं ये ठोस है, और अगला जो लिखने जा रहे हैं वो द्रव है, पिघले हुए अवस्था में है। तो इस दोनों को अलग करने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है ना, ये एक लाइन बताएगा कि इस तरफ कुछ और है, इस तरफ कुछ और है। कुछ और का मतलब यहां पर आपको दिख रहा होगा Zn2 प्लस एक्वस, इसका मतलब ये ठोस है और ये एक्वस है। इन दोनों को अलग करने के लिए एक लाइन, एक पैरेलल लाइन खींचा जाएगा जो अवस्था परिवर्तन को दर्शाएगा। तो हमने ये लिखा, फिर अवस्था परिवर्तन करके हमने इसका नाम लिखा। अब आगे गए तो क्या दिखा, लवण सेतु दिख रहा है। लवण सेतु में दो पैरेलल लाइन लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह से लिख देंगे, ये हमारा बता रहा है सेतु है, इधर से चल कर टक 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 ऐसे पार हो जाएंगे, टक 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 ऐसे जाते हैं ना, तो ये पुल है, क्या नाम है इसका, ये लवण सेतु का ये चिन्ह है। ठीक है ना, ये लवण सेतु। अब यहाँ से कूद कर यहाँ आएंगे तो आपको ये मिलेगा, ये किस, क्या नाम है इसका, तो कहिएगा Cu2 प्लस और क्या, एक्वस लिखेंगे। जब ये लिखने के बाद इसको, इसका नाम लिखने जाइएगा तो ये किस अवस्था में है, ठोस। तो एक द्रव है, अगला ठोस है, लिखने जाएंगे तो एक लाइन खींचेंगे और यहां लिख देंगे क्या, CuS लिख देंगे। आया समझ में। अब बस ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये क्या है, ये सबसे बड़ा मुसीबत है, ये समझ में नहीं आता है। इस तरह से देख के आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें एनोड कौन है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में या और भी +2 का पूछेगा, इसमें कैथोड कौन है, दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें तो हमें पता है बायां साइड एनोड होता है, दायां साइड कैथोड, इसमें बायां दायां है ही नहीं। तो इसमें कैसे पता करेंगे, ये सारा बहुत सारा सवाल होगा, या इसको कहेगा ऐसे बनाकर दिखाइए। ठीक है, एक बार और बताते हैं। ठीक है, एक बार और, मिचूस कहते हैं ना, अब से बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता रहे हैं, देखिए किस तरह से बनाया जाता है आईयूपीएससी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। डेनियल सेल को कैसे बताया जाता है, एक बार और। शुरू कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ZnS लिखेंगे, ये वाला लिख दिए। अब जब ये अगला लिखने जाएंगे ना, तो ये द्रव है, लिक्विड है, तो एक ठोस को अभी अभी लिखा आपने, S का मतलब ठोस, और अगला द्रव लिखने जा रहे हैं तो एक लाइन खींच देंगे और इसका नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, Zn2 प्लस और क्या लिखेंगे, एक्वस। अब लवण सेतु को किससे दिखाएंगे, दो लाइन से, पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। लवण सेतु के बाद अब यहां पहुंच गए तो इस घोल का नाम देखिए यहां लिखा हुआ है, क्या नाम है, Cu2 प्लस एक्वस। ठीक है, अब जैसे ये द्रव वाला लिख दिए तो अब अगला ये लिखना है जिसका नाम ठोस है, S माने ठोस है, तो एक लाइन खींचेंगे, एक्वस और ठोस के बीच में एक लाइन खींचेंगे और Cu और क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। ठीक है ना, ये था आपका आईयूपीएससी रिप्रेजेंटेशन, आईयूपीएससी प्रदर्शन किसका, गैल्वेनिक
सेल का, किसका? गैल्वेनिक सेल का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आईयूपीएसी सेल का, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल का आईयूपीएसी में किस तरह से दर्शाया जाता है, वो चीजें यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए ये है आपका जेडएनएस जो कि इधर था, फिर एक लाइन है, फिर दो लाइन है, फिर एक लाइन है, सेम वही चीज है जो हम आपको बताए थे। ठीक है, तो उस तरीका से डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल को कैसे लिखा जाएगा ये बताए थे। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा। मान लीजिए कि आपको इस तरीका से एक सेल बनाकर देगा, कहेगा इसका आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन कीजिए। यहां दिया रहेगा AgNO3 दिया रहेगा, ये Ag का बना, क्या चीज का बना है? ये जो ये धातु रहता है वही ये रहता है, ये ठोस अवस्था है, ये एक्वस है। ठीक है, फिर यहाँ लवण सेतु रहेगा, लवण सेतु का नाम नहीं होता है, फिर यहाँ एक ठोस रहेगा, और मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा SnCl2 दिया रहेगा, और यहाँ दिया है Sn। ठीक है, ये सॉलिड, इसका कहेगा आईयूपीएसी बनाइए, तो हम जानते हैं इसको तोड़ देंगे तो ये बनेगा Ag प्लस, एक्वस होगा, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा SN2 प्लस एक्वस। अब बारी आ गया बनाने का, यहां से शुरू करेंगे, क्या बनेगा? AgS। इसको लिखने के बाद अब इसका नाम जब भी लिखिएगा एक लाइन खींचिए और लिखिए Ag प्लस और क्या लिखेंगे? एक्वस। इसके बाद क्या लिखेंगे? लवण सेतु, तो दो लाइन खींचेंगे, फिर अब इसका नाम लिखेंगे, ये पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है SN2 प्लस क्या लिखेंगे? एक्वस। अब इसको लिखने के बाद इसका नाम जब भी लिखेंगे, ठोस है तो एक लाइन खींचेंगे और क्या लिख देंगे? ये था आपका आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन गैल्वेनिक सेल का या डेनियल सेल का। एक ही बात है, डेनियल सेल में केवल यहाँ जिंक रहता है, यहाँ कॉपर रहता है, गैल्वेनिक सेल में आजाद है, आप जो मर्जी रख सकते हैं, वो सबको गैल्वेनिक सेल कहेंगे। तो जब भी पूछेगा गैल्वेनिक सेल का पूछेगा या डेनियल सेल का पूछेगा। आया समझ में? मुद्दा क्या है? ये जो लाइन है ये क्या चीज को बताता है? तो ये अवस्था परिवर्तन को बताता है, किसका? फेज डिफरेंस का, कि इधर ठोस है तो इधर द्रव है। ये क्या है? लवण सेतु है। ये वाला लाइन फिर वही है अवस्था परिवर्तन का। यहां से ऐसे खींचेंगे और यहां से आधा आधा बांटेंगे, ठीक है ना? आधा आधा बंटवारा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बायां साइड और ये हो जाएगा दायां साइड, है ना? इसको आप राइट लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट लिखेंगे। ये जो लवण सेतु है इसको दो हिस्सा में बांट दीजिए, तो एक हो जाएगा बायां साइड, एक हो जाएगा दायां साइड। यही चीज यहां पर है और ये चीज यहां पर है। अब आगे का बता रहे हैं कि अगर आपको एक सेल को आईयूपीएसी में बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे, और एक आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन को सेल में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, ये चीजें आपको सिखा रहे हैं। ठीक है ना? तो कैसे सीखेंगे हम? मान लीजिए आपको दिया रहेगा ZnS, ठीक है, फिर दिया रहेगा ZN2 प्लस एक्वस, फिर लवण सेतु लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा कॉपर 2 प्लस एक्वस, फिर लिखा रहेगा कॉपर S। जब भी इस तरह का सवाल हो, आगे जो भी पूछा जाए, लेकिन इसको फिर से सेल में बदलने के लिए हम यहां से यहां आधा कर लेंगे, इसको लेफ्ट बोलते हैं, और यहां से यहां क्या करते हैं? राइट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। लेफ्ट साइड जो होता है, बायां साइड, ये हमेशा एनोड होता है। ये क्या होता है? एनोड। क्या होता है? एनोड होता है। और दायां साइड जो होता है ना, ये हमेशा क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है, एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना? याद होगा, एन ऑक्स करके याद करवाए होंगे। कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। अब लिखना शुरू कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। आगे का सेल रिएक्शन पूछेगा तो हाफ सेल रिएक्शन हम बता रहे हैं आपको कि ये हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन बोलेगा कि इसका दो गो रिएक्शन होगा। फुल सेल रिएक्शन लिखने को तो बता रहे हैं, तो आधा सेल रिएक्शन पहले इधर का लिखेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले क्या लिखेंगे? एनोड लिखेंगे। एनोड पर कैसे लिखेंगे? ये वाला नाम लिखिए, क्या नाम है? Zn है। किस रूप में है? S। इसका नाम लिख दिए, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको तीर में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद इसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? Zn2 प्लस एक्वस। चार्ज देखिए,
यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ 2 प्लस है। तो जैसे यहाँ है ऐसे यहाँ भी होने के लिए, इसको हटाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 माइनस ये 2 प्लस मिलके 0, इधर भी क्या हो जाएंगे? 0। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? हाफ सेल रिएक्शन। कहाँ का? एनोड का बायां साइड का हो गया। अब उसके बाद कैथोड का लिखिएगा। कैथोड का कैसे लिखिएगा? तो यहाँ पे खत्म किए थे, यहाँ से शुरू करेंगे। क्या है? Cu2 प्लस एक्वस, ठीक है। तीर थोड़ा दूर देंगे तो यहाँ से ये वाला जो लाइन है ये तीर में बदलेंगे। ये लिख दिए, ये तीर बना दिए, ये लिख देंगे, CuS लिख देंगे। अब देखिए किधर चार्ज ज्यादा है? आप कहेगा सर यहाँ 2 प्लस है, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब 0 है। तो इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। 0 बनाने के लिए कितना से इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? 2। जुड़ गया, 0 हो गया। ये लेफ्ट साइड का रिएक्शन है, ये राइट साइड का रिएक्शन है। आप कह सकते हैं ये अर्ध सेल है बाएं खंड का, ये अर्ध सेल है दाएं खंड का। आपसे पूछेगा सेल रिएक्शन लिखिए। कौन सा रिएक्शन? सेल रिएक्शन। कहेगा ये एक गैल्वेनिक सेल है, इसका सेल रिएक्शन लिखिए। तो हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि तीर के बाएं तरफ वाला इधर जोड़ेंगे, तीर के दाएं तरफ वाला इधर जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर करके काट देंगे। अगर बराबर नहीं है तो गुना करेंगे। फिलहाल के लिए बराबर दिख रहा है तो इसको काट दिया जाएगा। अब ये शुरू यहां से करेंगे, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर तीर देंगे, फिर ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका क्या? तो ये आपका हो जाएगा सेल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से ये दोनों हमने लिख दिया, तीर बना दिया। अब ये दोनों लिख देंगे, ये आपका बन गया सेल रिएक्शन। तो दिए गए IUPAC प्रदर्शन से आप किसी सेल का क्या लिख देंगे? सेल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। ये IUPAC में प्रदर्शित किया गया था। इतना बड़ा डब्बा नहीं बनाकर इस तरह से बनाकर दे देगा और पूछेगा आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखिए, पूरा रिएक्शन लिखिए। ये सब आपके 2-2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका गैल्वेनिक सेल का IUPAC प्रदर्शन था, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव का। इस पे और भी सवाल होगा, आपके लिए देंगे सवाल, बनाने के लिए आप बनाइएगा। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है IUPAC में, किस तरह से लिखा जाता है, सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, अर्ध सेल अभिक्रिया कैसे लिखा जाता है। चीजों को अगर एक बार समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इस तरह के सवाल को बना पाएंगे। नहीं समझे रहेंगे तो आपके लिए सरदर्दी हो जाएगा। हम कैसे लिख रहे हैं आपको नहीं समझ में आएगा तो ये आप नहीं लिख पाइएगा, फिर ये चैप्टर में आपको बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ठीक है ना। आगे और भी सेल का प्रैक्टिस कराया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये सारी टॉपिक है जो कि आपको आगे कवर करना है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीजें आज ने पढ़ाया गया है, आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, और नोट्स बनाइए। अगले क्लास में मिलते हैं। मानक अपचयन विभव, है ना, मानक ऑक्सीकरण विभव, ये सारी चीजें टॉपिक को कवर करने के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।